राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस बार भगवान शिव की कृपा से जुड़े रहने के लिए एक सोमवार अधिक आएगा। यूं तो हर महीना भगवान शिव से जुड़ने के लिए शुभ होता है, लेकिन सावन के महीने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ के प्रिय सावन मास का आगाज आज से हो गया है। आज सोमवार से ही सावन मास के प्रारंभ से शिव भक्तों और कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सोमवार सुबह एक सुरक्षा चौकी पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद राजौरी के एक सुदूर गांव में सेना की एक चौकी पर एक बड़े आतंकी हमले को विफल कर दिया गया। विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खंडेकर के दिव्यांगता मापदंडों के तहत चयनित होने के कुछ दिनों बाद एक वरिष्ठ नौकरशाह ने सिविल सेवाओं में दिव्यांगों के लिए कोटे की आवश्यकता पर सवाल उठाया। नीट पर मचे विवाद पर राहुल गांधी ने आज संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कई सवाल किए। गांधी के सवालों पर धर्मेंद्र प्रधान ने तीखा जवाब दिया, जिसके बाद संसद में दोनों के बीच गर्म बातचीत हुई। उमस भरी गर्मी से मिली दिल्ली वालों को राहत। कई इलाकों में बारिश हुई। नोएडा, गाजियाबाद में बादल छाए रहने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों की नापाक हरकत जारी। आज भी राजौरी जिले में आतंकवादियों ने हमले का प्रयास किया, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट 2000 पेश होने वाला है। आम बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में आर्थिक सर्वे पेश करती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को शरण देने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार भारत सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है। ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस बार श्रावण मास में पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इस वजह से भी इस साल सावन माह बहुत खास हो जाता है। कहते हैं कि पूरे साल में सावन एक ऐसा महीना है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसीलिए बाबा के भक्त श्रावण मास में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार का उपवास करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने का ज्यादा प्रचलन विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के बीच है। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा कर और नियमों का पालन कर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि सावन के इस खास महीने के पहले सोमवार को कई राज्यों में तेज बारिश हुई है। वहीं दिल्ली में भी कई जगहों पर लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सावन के पहले सोमवार पर समस्त देशवासियों को शुभकामना दी। उन्होंने बताया कि आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और देश ये देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। वहीं पीएम ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा में ये सत्र एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने इस तथ्य पर गर्व व्यक्त किया कि 60 वर्ष के अंतराल के बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सत्ता में आई सरकार द्वारा बजट पेश करने के कार्य को देश एक गौरवशाली घटना के रूप में देख रहा है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र
सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरी आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। श्रावण मास का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। दिल्ली में श्रद्धालु बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर आते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ शिविर की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर आप मंत्री अतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर साल कांवड़ियों के लिए सारे इंतजाम करती है और इस साल भी दिल्ली सरकार की ओर से 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वाटर प्रूफ कैंपों में पानी, टॉयलेट समेत सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में देश भर में, पर खास करके नॉर्थ इंडिया में जो कांवड़ियाँ होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं। और दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए जो कांवड़ यात्रा करके आ रहे हैं उनके लिए दिल्ली में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाते हैं। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट्स करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कुल मिलाकर इस साल 185 कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर प्रमुखतः जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22, ईस्ट दिल्ली में 19 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे कांवड़िए दिल्ली के थ्रू होकर जाते हैं और समाज के भी लोग और साथ में सरकार की भी मदद से इनके लिए इंतज़ाम करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 185 ऐसे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये मकसद रहता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स दें। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वहाँ पे कैंप्स में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम और टॉयलेट्स का इंतज़ाम, कि किसी भी प्रकार की दिक्कत, जो कांवड़िए इतना लंबा डिस्टेंस तय करके पैदल बिना चप्पल पहने आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक हाइजीनिक अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वाटरप्रूफ टेंट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर बरसात हो रही होती है, तो हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो सारे कांवड़ शिविर लग रहे हैं उसमें मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पैदल बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं कांवड़िए, तो उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, कई बारी पैरों पे इंजरीज़, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है तो उसकी वजह से कई बारी वाटरबोर्न डिजीज़ेस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सारे शिविरों में मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं सो दैट किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या आए तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा टेंट, फर्नीचर, फैंस, बेडिंग्स, ये पूरा अरेंजमेंट भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन सब अरेंजमेंट्स को कर रहा है। लगातार मेरे लेवल पे एज रेवेन्यू मिनिस्टर, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे इसके रिव्यू होते रहे हैं। शुरू में ही जून से ही कांवड़ शिविर की तैयारियां चल रही हैं और अब तकरीबन ये 185 जो शिविर दिल्ली सरकार लगा रही है, ये शिविर रेडी हैं। आज सावन का महीना शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 तारीख के बाद से जो कांवड़िए हैं वो आना शुरू करते हैं, तो इसलिए आने वाले 2 से 3 दिन में ये सारे जो हमारे 185 कांवड़ शिविर हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हम सभी दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि जहाँ पर भी हो सके, सरकार तो अपने अरेंजमेंट्स कर ही रही है, पर ऐसे जो धार्मिक काम होते हैं वो सामाजिक सपोर्ट से ही होते हैं। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से भी अपील है कि जहाँ जहाँ पर वो भी सहयोग कर सकें, जहाँ जहाँ पर वो भी कांवड़ियों की मदद के लिए, उनके खान पान के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो ज़रूर ऐसा करें। थैंक यू। हरियाणा में आप सरकार द्वारा दी गई 5 गारंटियों पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि हरियाणा में 5 वादे करने वाली सरकार के वादों की सच्चाई अगर देखनी हो तो दिल्ली जरूर आए।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी सुविधाओं को देने का वादा करने वाली दिल्ली की आप सरकार ने जनता को सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था के विषय में भी चर्चा की। कल 5 गारंटी हमने सुनी, तो मैं हरियाणा समेत बाकी राज्यों के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन गारंटी की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जरा एक बार उसका चेक मीटर दिल्ली में चेक कर लेना चाहिए। शिक्षा की बात वो कर रहे हैं, 9th क्लास में 1 लाख से बच्चे फेल होते हैं, ज़्यादा बच्चे, 17,000 से ज़्यादा बच्चे दूसरी बार फेल होते हैं, 11वीं क्लास में 50,000 से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मॉडल है और वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। उनको दिखाना चाहिए दिल्ली में कितने स्कूल खुले हैं। हर साल नए स्कूल खोलने का वादा किया था और जो पुराने स्कूल बीजेपी ने शुरू किए थे उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको इवेंट मैनेजर बना दिया है या किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे लगा दिया है। टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो छत्रसाल स्टेडियम भरना होता है जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। ये उनकी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी उनका स्वास्थ्य का मॉडल। हम दिल्ली में 1000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। एक बार जो मैक्सिमम पहुंचे 500 तक, लेकिन आज जो स्थिति है 300 से भी कम मोहल्ला क्लिनिक जिन अवस्था में काम कर रहे हैं। 3-3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, दवाइयाँ वहाँ है नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो बड़ा घोटाला आप लोगों ने देखा, कैसे रजिस्ट्रेशन करते थे, एक ही नंबर पर 8-8 हज़ार आदमी को रजिस्ट्रेशन, नंबर इनकम्प्लीट है, नकली लैब रिपोर्ट, नकली जांच रिपोर्ट। ये उनका स्वास्थ्य का मॉडल है जिसकी वो गारंटी दे रहे हैं। तीसरा जो उनका वादा है फ्री बिजली का, और बिजली का तो हमने दिखाया आप लोगों को। बंद पड़े फ्लैट या कुछ एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दें दिल्ली का, आज 80% से ज़्यादा बिजली लोग जो हैं बिजली की मार से त्रस्त हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पे दिल्ली की सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और जो अनेक चार्जेज, चाहे वो पेंशन चार्जेज है, लोड चार्जेज है, मीटर रेंट है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये गारंटी की बात करते हैं। फिर सबको पानी, फ्री पानी। आप सब ने देखा कि दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही थी। अरविंद केजरीवाल का खुद का वादा कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर घर पर नल से जल दूंगा। कहाँ है वो नल, कहाँ है जल? लेकिन जैसे ही आप अतिरिक्त पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, चाहे आपको 200 लीटर का जार लेना हो, पानी की बोतल लेनी हो या टैंकर मंगाना हो, तब पानी उपलब्ध है, वरना आम आदमी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। और जो पानी आता भी है नलों में गलती से, वो पानी पीने लायक नहीं है, उस पानी में जहर है। उस पानी में जहर है, लोग बीमार होते हैं। और उस पर जो जल बोर्ड की कारस्तानी है, नए कनेक्शन के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। 25 से 100 गज का मकान अगर आज आदमी कोई बनाता है और वो वाटर कनेक्शन लेने जाता है तो उसका रेट है 1.5 लाख रुपया पर कनेक्शन। सीवर साफ होते नहीं, नाले साफ होते नहीं, नालों की सफाई के नाम पर घोटाला करते हैं, दिल्ली को पीने का पानी दे नहीं सकते, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार का मॉडल। प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना की सफाई आप सबके सामने है। कहाँ गए वो एसटीपी प्लांट, कहाँ वो नाले बंद हो गए? क्यों यमुना आज ऐसी की ऐसी है? 2 बार अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि मैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में स्नान करूंगा। पोल्यूशन के नाम पर प्यूरीफायर, पूरे प्यूरीफायर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा प्रदूषण से लड़ने के लिए दिया, 71% पैसा यूटिलाइज नहीं किया दिल्ली की सरकार ने। ये इनकी गंभीरता है काम को लेकर। वो पैसा अगर दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया जाता तो शायद कुछ हालात सुधरते। तो इस तरह की झूठी गारंटियां, ये जो सपने बाहर के प्रदेशों में जाके बेचते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली के लोगों से आके मिल लें वो सब लोग। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड।
fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने नियुक्ति प्राप्त कुल 153 प्रतिभागियों को शुभकामना दी। सीएम ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपनी लगन और निष्ठा से उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज आप सबको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज का दिन हमारे शहरी विकास परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 63 ईओ एवं 22 टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और आप सब अब शहरी विकास परिवार के सदस्य के रूप में अपने निकट भविष्य में राज्य को सेवाएं देंगे। इसके साथ ही आज उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। और जैसा धनसिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। मैं आज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी जो जिम्मेदारी आप सबको मिली है उसका निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और उत्तराखंड को एक उज्जवल, बेहतर एवं आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि आज का दिन वास्तव में आप सब लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और हमसे ज्यादा आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग तो प्रत्येक एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इस प्रकार के समारोह में सम्मिलित होते हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने अपने पूरे जीवन भर, जब से आप पैदा हुए, बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने लगे, आपके माता पिता, आप सब यही सोचते होंगे कि हमको जो है कोई ना कोई जिम्मेदारी मिले, कहीं ना कहीं हमको नियुक्ति मिले, और वो नियुक्ति आपको, वो दिन आज आपका आ गया जिसमें आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी शिक्षा, आपके अभिभावकों के, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आज आप सबको आज इस सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है, जिस दिन के लिए आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। तो निश्चित रूप से ये दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन से ही आपने एक नई शुरुआत भी करनी है। और जो नए दिन की शुरुआत है, नए आपके इस योगदान देने की जो कालखंड शुरू हुआ है, उस कालखंड के लिए आपको पहले दिन से अपने मन में कुछ संकल्प, कुछ अपना प्लान, कुछ अपनी दिनचर्या, अपने जीवन का अनुशासन, अपने जीवन का ध्येय, ये जरूर निश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले दिन से आज से अपने जीवन के लिए कुछ चीजें तय कर लेंगे, कुछ मानदंड तय कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे काम करने। ये सोचिए कि ये जो आपको ये काम करने का अवसर मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, ये दायित्व मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। और एक बात मैं कह सकता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके मन को संतोष होगा और आपका ये पूरा जीवन जो आगे आने वाला है, ये पूरा जीवन तो सफल होगा ही होगा। अंत में मैं दोनों विभागों में नवनियुक्त होने वाले आप सभी को बधाई देता हूं और सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में एक नया काम शुरू करें, एक नई मिसाल
उस क्षेत्र में बनाएं, एक नवाचार पैदा करके एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार, जिसमें कि लोगों को सरलता से जो सेवाएं हैं वो प्राप्त हो, उनके जीवन में हम कुछ सहयोग कर पाए, उनके लिए कुछ कर पाए, उनको हम मदद दे पाए, सहायता कर पाए। इस प्रकार का भाव लेकर आप सब जाएंगे। आप अपने अनुभव से सीखें और लगातार आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ हमारे जो राज्य के सपने भी हैं, उन सपनों को भी साकार करने में अपना योगदान। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड जितनी बार वो आए, पहली बार बाबा केदार के धाम से उन्होंने कहा कि इस सदी का ये तीसरा दशक, यानी 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। ये हम सबके ध्यान में होना चाहिए कि हमको एक विशिष्ट कार्य भी अपनी अपनी सेवा में देना है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप हर समय आपके स्मरण में ही रहेगा कि जहाँ आपके सपने पूरे हों वहीं राज्य के भी सपने आगे बढ़े। एक बार मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पड़ोसी देश बांग्लादेश को शरण देने की बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उनके इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हमला बोला है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने देंगी। भाजपा नेता ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सीए के बारे में कहा था कि वह हिंसा से पीड़ित शरणार्थियों को बंगाल में प्रवेश नहीं करने देंगी। उन्होंने हमेशा ही सीए का विरोध किया है, जबकि सीए का भारत के नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविधान ने उन्हें यह अधिकार नहीं दिया है, यह अधिकार भारत सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीए के बारे में कहा था कि हम किसी भी शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। लेटेस्ट स्टडी जो आई है, इवन कलकत्ता का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। मैं स्वयं बंगाल कई बार मैंने दौरा किया है, मैंने देखा है जिले आजकल बांग्लादेशी घुसपैठियों से, रोहिंग्या से भरे हुए हैं। कोई चिंता नहीं है देश की सुरक्षा की, लेकिन एक बड़ी चिंता की ओर आज देश का ध्यान बताना बहुत जरूरी है। जो भी भारत के राष्ट्रवाद की बात करता है, आज बंगाल में उन सबों के लिए खतरा हो रहा है और उस पर से ये वक्तव्य ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो संविधान को हाथ में लेकर संविधान के द्वारा देश चलाने की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या इस वक्तव्य का वो समर्थन करते हैं? तो देश के इस चुनौती को हम स्वीकारेंगे। हमें बंगाल की परंपरा पर विश्वास है और इसका हम पूरा विरोध करेंगे और मुखर विरोध करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।